नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप एक प्रश्न के लिए एक ही व्यक्ति से जवाब सुनते रहे हैं हमारे मुद्दों पर, जो आम लोगों के मुद्दे थे। आज मैंने इसमें कुछ बदलाव किया है और बदलाव यह है कि प्रश्न एक होंगे लेकिन जवाब देने वाले हमारे दो वक्ता होंगे। एक वक्ता जो हैं उनका नाम अक्षय कुमार जी हैं, जो लेखक हैं, वामपंथी विचारधारा के पोषक भी हैं। कई आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका भी निर्वहन किया है। साथ ही हमारे साथ दूसरे जो वक्ता हैं हमारे दाहिने तरफ बैठे हुए हैं, इनका नाम है ज्ञानचंद भारद्वाज जी और ये वर्तमान में उच्च न्यायालय पटना में अधिवक्ता हैं। तो हम इन दोनों व्यक्ति से आज कुछ प्रश्न, जो आम लोगों का प्रश्न है, उस प्रश्न पर इनके राय जानने के लिए यहाँ बैठे हैं। इन लोगों को भी इनसे समय लेने का प्रयास किए हैं। सर, आप दोनों का हमारे चैनल में स्वागत है। जी, स्वागत, आपका भी स्वागत है। आपको भी अपनी ओर से और साथियों की ओर से आपका स्वागत। सर, आए दिन नई पार्टियों का जन्म हो रहा है। राजनीतिक दलों का जन्म होना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में जिस तरह से मानव के शरीर में खून का संचार होना, जितना ज़्यादा खून होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा, एकल का कहना है। उसी तरह से जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, लोकतंत्र के बारे में जानकार हैं, उनका कहना है कि लोकतंत्र तभी स्वस्थ होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दल होंगे। लेकिन सर, आज भारत में जो राजनीतिक जड़ता आई है, उस राजनीतिक जड़ता में जनता, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों का भी अहम भूमिका रही है। ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक अस्थिरता में, जड़ता में राजनीतिक दलों का ही भूमिका है या जनप्रतिनिधियों का। अभी कल एक राजनीतिक दल की बड़ी रैली थी, बहुत तामझाम की व्यवस्था थी, लाखों कुर्सियां लगी थी गांधी मैदान पटना में। कुछ लोग इसको अपने अपने तरह से प्रतिक्रिया दिया, कुछ ने सफल कहा, किसी ने असफल कहा, किसी ने बुरी तरह पिट जाने की बात कही। उसमें कुछ लोग जो आए थे उन्होंने ये भी कहा कि हम तो आए हैं इनके रैली में, लेकिन मैं आज भी नीतीश कुमार के साथ हूँ। खैर, ये सब तो सर चलते रहेगा। मेरा प्रश्न है सर, जनता को रचनाकार, जनप्रतिनिधियों को योजनाकार और राजनीतिक दलों को नीतिकार होना चाहिए। एक बार फिर से, जनता को रचनाकार, जनप्रतिनिधि को योजनाकार और राजनीतिक दलों को नीतिकार होना चाहिए। इस पर सर आप लोगों का विचार हमें चाहिए। सर, इस पर आप अपना विचार दें। देखिए, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, मुक्ति संघर्ष चल रहा था डेमोक्रेटिक वे में, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इस देश में हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में संविधान बना और वह संविधान हमारा समाजवादी संविधान बना, और यह रिजल्ट है जनता के स्ट्रगल का। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जिस पद्धति को एडॉप्ट किया उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में पार्टी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट किया। मतलब कई पार्टियां रहेंगी जो जनता हैं अपने मनोनुकूल उनको अपना प्रतिनिधि बना के भेजेगी, और वो प्रतिनिधि जो है वो कानून बनाएंगे और कानून का इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव करेगा। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम है कानून का अनुपालन कराना, और तीसरा विंग जो है न्याय का, उसका काम है कि कानून की व्याख्या करना। आज जनता के आंदोलन जो संकुचित हुए हैं, जो सड़कें खाली हुई हैं,
तो इसका सीधा प्रभाव हमारे तीनों अंगों पर पड़ा है। जनता का जो मैनिफेस्टेशंस है वह उसके प्रतिनिधि के जो भेजे गए प्रतिनिधि हैं उसके अनुसार फलीभूत नहीं हो रहे हैं। इसलिए फलीभूत नहीं हो रहे हैं कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी ने अपने अनुकूल सारी व्यवस्थाओं को बनाकर रखा है। उदाहरण के लिए अभी आप देखे होंगे कि पार्लियामेंट ने नया कानून बनाया, तो क्या नया कानून पर प्रतिनिधि ने 1 घंटे भी डिस्कशन किया? स्पष्ट है कि नहीं किया। तो जिनको कानून बनाने का अधिकार है वो डिस्कशन नहीं करते हैं। जब डिस्कशन नहीं करते हैं तो जनता का मैनिफेस्टेशंस, जनता की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जो है वह संसूचित नहीं होती है। ये विडंबना है, इसको आपको देखना होगा, इसको समझना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर नए कानून का अनुपालन कर दिया गया और नए कानून में जो विसंगतियां आई हैं उसमें पुलिस की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है, अर्थात डेमोक्रेसी के खिलाफ ये कानून बनाया गया। तो जनता की अपेक्षाएं और कानून बनाना, उसका अनुपालन करना और करवाना, ये जो है वह जो है जनता की जो समझ है उसके समझ के विरुद्ध ये कार्य किया गया है। सर, भारद्वाज जी ने कहा कि कुछ कानून बने और उस पर चर्चाएं नहीं हो सकी जनप्रतिनिधि के द्वारा, तो इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो जनता का रचनाकार होना चाहिए या जनप्रतिनिधि को किसी भी व्यवस्था में जिस तरह से योजना बनाना चाहिए उस तरह से योजना नहीं बना पाते हैं। तो आप सर इस सवाल पर जनता के रचनाकार और जनप्रतिनिधि के योजनाकार और राजनीतिक दलों के नीतिकार होने पर अपना विचार रखें। ये जब भारद्वाज सर जब आपसे बात कर रहे थे और आपके सवालों पर जब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, और उस पूरे प्रतिक्रिया को आप देखेंगे कि आपके जो 3 पहलू हैं आपके सवाल के, कि जनता को रचनाकार होना चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि यह जब समझ थी कि जनता ही रचनाकार है और जनप्रतिनिधि योजनाकार होना चाहिए, आपके जो सवाल हैं वह जब जनप्रतिनिधि योजनाकार की भूमिका में थे और राजनीतिक दल उस समय नीतिकार थे। क्योंकि अब ये जो 3 पहलू हैं कि राजनीतिक दल जब नीतिकार होंगे तभी जनप्रतिनिधि योजनाकार होंगे, और जनप्रतिनिधि जब योजनाकार होंगे तब जनता रचनाकार के रूप में उनके की भूमिका होगी। या जनता की जो भूमिका है जब वो रचनाकार होंगे तब जनप्रतिनिधि योजनाकार होंगे, और जो राजनीतिक दल, हम ये जनता से शुरू कर राजनीतिक दल या राजनीतिक दल से शुरू करते हुए जनप्रतिनिधि होकर के जनता के बीच हैं, ये 2 जो तरीके हैं देखने समझने का, हमको लगता है कि जब ये दोनों तरीकों को एक साथ जब देखा जा रहा था, जब वो चर्चा कर रहे थे कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय सारे लोग अलग अलग नहीं थे, लोगों के अंदर हमारे जैसे जो आदमी हैं काम करते हैं उनके बीच में एक जीवंत रिश्ता था। वह गांव में जो जनता जिनके लिए स्वतंत्रता के और मुक्ति आंदोलन की जो चर्चा वो कर रहे थे की बात हो रही थी, और उनके जो प्रतिनिधि थे उनके बीच के जो नेता थे, उस समय चुने हुए प्रतिनिधित्व की बात नहीं थी, लेकिन हर इलाके के, हर जाति और संप्रदाय के जो लोग थे वो मुक्ति आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे उनके प्रतिनिधि के रूप में, और संस्थाएं और संगठन भी काम कर रही थी, क्योंकि कई राजनीतिक दलों का गठन भी हो चुका था उसी स्वतंत्रता आंदोलन में। तो इस तरह से हमारे जैसे आदमी जब हम देखते हैं तब हमको लगता है कि जनता और जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल को हमको एक साथ देखने की ज़रूरत है। जब हम देखते हैं तो वह स्थिति स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी वह परिलक्षित होता है। आज़ादी के बाद की जब चर्चा वो कर रहे थे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की, और आज जो स्थितियां पैदा हो गई हैं कि
न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के ऊपर जो सवाल उठने लगे हैं और सारे लोगों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हुआ है, हम इनको जब देखते हैं और आपके जो सवाल हैं उन सवालों को जब देख रहे हैं तब लगता है कि आज़ादी के बाद जो संसदीय व्यवस्था कायम हुई और संसदीय व्यवस्था की राजनीति के तहत इनके संवैधानिक जो परिकल्पना की गई थी, कल्पना हुई थी, उसी के तहत ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संरचना बनी। वह उनके जो आज़ादी पूर्व के जो रचनाकार, योजनाकार और नीतिकार थे, उनके समझ और ज़रूरतों को देखते हुए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के ये 3 जो है वह संरचनाएं बनी थी। लेकिन आज़ादी के बाद क्रमबद्ध धीरे धीरे आप देखिएगा कि आज़ादी के बाद 70-80 आते आते जो जनता है उनकी जो भूमिका है, हम जब रचनाकार कह रहे हैं तो कार्यों के संचालन में कोई भी काम, गांव में फिर आपको हम कह रहे हैं कि शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, किसी कृषि क्षेत्र का सवाल हो, किसी भी तरह की जब चीज़ें बनती थी तब जनता ही के जो संसाधन थे उनका उपयोग होता था। उनके लिए ज़मीन कौन देता था? ज़मीन तो खरीदी नहीं जाती थी, सरकार करती नहीं थी। चाहे वह किसी तरह के विकास के कार्यक्रम की बात होती थी तो जनता ही जो रचनाकार की भूमिका से वह उनके निर्माण में भी लगा रहता था। जो जिसकी जो जैसी क्षमता होती थी, जो साधन जिनके पास जो होता था, वह उनका सहयोग उन विकास कार्यों में देखा गया है और हुआ है, उसके इतिहास हैं। आज के नौजवान और पढ़े लिखे लोगों को भले ही नहीं हो, लेकिन वह ऐतिहासिक तथ्य और सच्चाई है। आप जब देखेंगे कि उस समय जब वह समाज के अंदर जनता की जब वह भूमिका थी तो उनके जो जनप्रतिनिधि थे उनको आप जब मूल्यांकन करेंगे तो प्रखंडों में कहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र कितना बनेगा, किस पंचायत में बनेगा, स्कूलों की स्थिति प्राथमिक विद्यालय से लेकर के हाई स्कूल तक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के स्थापना, उनकी स्वीकृति, ये सारे जो कार्यक्रम थे उसमें जनप्रतिनिधि की भूमिका, थाना कहाँ होगा, प्रखंड का मुख्यालय कहाँ होगा, कैसे बनेगा, ये उसमें जनप्रतिनिधि की भूमिका होती थी। वह अपने आप कहीं से दिल्ली से बनकर के चीज़ें नहीं आती थी, वह नीचे से चीज़ें शुरू होती थी और राजनीतिक दल उनका उपयोग करते थे। तो यह चीज़ें 70-80 के दिनों तक जब जनता की ज़रूरत के अनुसार, उसी में एक नई चीज़ें आप देखेंगे। आपको ये सवाल करना चाहिए कि जनता के सवाल जब छूटने लगे, जो मौलिक सवाल, जो जनता की ज़रूरत है, हम जब जनता के सवाल छूटने कहते हैं तो जनता की ज़रूरत के अनुरूप जब विकास की योजनाएं और कार्यक्रम जब नहीं बनने लगे, वह सर जब कह रहे थे तो पूंजी की ज़रूरत के अनुसार, पूंजी के मुनाफे किस कामों में और उसके राजनीतिक लाभ फायदे के लिए जब बनने लगे तो जनता के ज़रूरत के जो पहलू थे वो छूटने लगे और उनके जो योजना रचनाकार की जो भूमिका है वह लाभार्थी की हो गई, वह मतदाता की हो गई। उसी तरह से जनप्रतिनिधि के ऊपर जब यह सवाल आपके जो है कि जब जनप्रतिनिधि की भूमिका एक योजनाकार की अब जब नहीं रह गई, केवल प्रतिनिधित्व का रह गया और दिखाई प्रतिनिधित्व का, वह जाति का, संप्रदाय के जब प्रतिनिधि होने लगे तब कहीं से कोई खड़ा हो जाए और वह जब जनता ही अब रचनाकार नहीं है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उन सवालों को उठाना, उसको चुनाव में बातचीत का मुद्दा हुआ नहीं बने, इन सवालों की जब अनदेखी शुरू हो गई तब कहीं से कोई हो गया और कोई किस तरह से जनता के जो जन सरोकार थे मुद्दा आधारित और ज़रूरत आधारित, अब लाभार्थी और दाता पाता का संबंध शुरू होता है। और इन दाता पाता के संबंधों और लाभार्थी की जब राजनीति शुरू होती है तब राजनीतिक दल भी अब नीतिकार नहीं हो गए, अब तो तिकड़म का, गठजोड़ का, महागठबंधन की जो चीज़ें हैं वह शुरू होती है। हमको लगता है और यह जब स्थिति आ गई तब अंत में आप देखेंगे कि जो सर कह रहे थे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह
जिस उद्देश्य से संविधान के में जो संकल्प लिए गए थे, संवैधानिक संस्थाएं जो खड़ी की गई थी, अब उनका विमर्श, वह सारी चीज़ें छूट गई। अब कोई भी जो बुद्धिजीवी हैं, जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके बीच आप जो सवाल अब खड़ा करते हैं वह अब संवाद और विमर्श का विषय नहीं रह गया है। अब विमर्श में केवल न्यायपालिका, कार्यपालिका और उनके बीच के जो अंतर संबंध है अब उसकी भी चर्चा नहीं होत रही। सबको अलग अलग करके हम देख रहे हैं और देखते देखते हमको यह भी चिंता नहीं हो पा रही है कि इनके अस्तित्व पर खतरे आ गए हैं, इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके कारण जनप्रतिनिधि के बारे में अब हम लोग क्या अब कहेंगे कि क्या उनका महत्व हो गया है, जनता को किस तरह से हम देखते हैं, और राजनीतिक दल को के बारे में लोगों के अंदर कौन सी भावना है और किस तरह से देखा जा रहा है। इनका जो मूल्य और महत्व है उसका अवमूल्यन इस हद तक हुआ है कि अब कोई किसी का महत्व नहीं देता है। जनप्रतिनिधि जा रहे हैं तो जा रहे हैं, राजनीतिक दल की कोई मीटिंग है तो आप ही अभी शुरू में आप बोल रहे थे कि मीटिंग किसी का और जनता कोई खाने पीने के नाम पर चली आती है, और उसी मीटिंग में क्या जनता कह रही है, यह स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि रचनाकार, योजनाकार और नीतिकार के मसले को बहुत ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायिका है, इस सब को एक साथ जोड़ के देखने का समय। सर, जनप्रतिनिधि का मतलब जनता का डेलीगेट, ये जनता का प्रतिनिधि जो हुआ। लेकिन आज जनप्रतिनिधि जो हैं वो मुखिया, पंचायती राज का जनप्रतिनिधि हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, ये तीनों स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों का लगाव जनता से केवल और केवल मेरे समझ से चुनाव के दरमियान जो चुनाव प्रचार के 15 दिन 20 दिन होते हैं उतना ही दिन के लिए जनता से लगाव है, और जनता को लोग भगवान कहते हैं और कितने अलंकारित उनको करते हैं। लेकिन बाकी जो समय है उन जनप्रतिनिधियों का लगाव अपने राजनीतिक दलों से हो जाती है और जनता दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे अक्षय जी जो वक्ता थे उन्होंने बहुत ही स्पष्ट ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी है। महत्वपूर्ण बात है कि अगर पंचायत को ही हम अगर लें ग्राम लेवल पर जी, तो आप देखेंगे कि कहीं भी ग्राम सभा नहीं होती है। वैधानिक रूप से जो ग्राम सभा में जो निर्णय होने चाहिए जनता के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, वो निर्णय नहीं होते हैं। क्यों नहीं निर्णय नहीं होते हैं? चूँकि जो व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना कार्यक्रम बनाकर जनता के ऊपर थोप देती है और जनता को स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता है। अब जैसे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो भी आप लें। अभी कहा जा रहा कि स्वास्थ्य जो है हॉस्पिटल इतने खुल रहे हैं, सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल को जब आप देखेंगे तो ऊपर से बिल्डिंग तो सरकारी जैसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो उसकी अंतरात्मा है, अंतरात्मा का मतलब होता है व्यवस्था। हाँ, वो मेडिकल में डॉक्टर ने एक मेडिकल सिस्टम होता है, मेडिकल सिस्टम में एक प्यून की भूमिका होती है, एक पारा मेडिकल स्टाफ की भूमिका होती है, एक कंपाउंडर की भूमिका होती है, एक डॉक्टर की भूमिका होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका होती है। ये सारे जो भूमिका हैं उसका प्राइवेटाइज कर दिया गया है। कल या परसों एक न्यूज़ आया दुखद कि IGMS पटना के एक छात्र का एक्सीडेंट हो गया और उस छात्र को अपने ही मेडिकल कॉलेज में जगह नहीं मिली और प्राइवेट में उनका इलाज चल रहा था और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो स्वयं जिस मेडिकल कॉलेज का छात्र है, स्वयं उस मेडिकल कॉलेज में उस छात्र का जब इलाज नहीं हो रहा है तो फिर सरकारी व्यवस्था है तो कैसे है? निश्चित रूप से यह सरकारी व्यवस्था नहीं है, पूंजी की व्यवस्था है। और वहाँ जो डॉक्टर हैं वो तो उनको एक निरीह प्राणी के रूप में बना दिया गया है, कुछ नहीं कर सकते हैं।
जो मैनेजर हैं, जो प्राइवेट कंपनी फर्म के जो मैनेजर हैं, वो डिक्टेट करते हैं, उनके अनुसार इलाज होता है, उनके अनुसार पैसे जमा होते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल की तो कहने की बात ही नहीं, ये सरकारी की बात है। मैं अपने गांव का एक उदाहरण देता हूं कि मैं जिस गांव से आता हूं वो गांव है बेगूसराय ज़िले का दहिया गांव। 1927 में हमारे गांव में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई। 1927 में? हाँ, 1927 में मेरे गांव में हमारे ग्रामीणों ने एक पुस्तकालय खोला और दूसरा स्टेट डिस्पेंसरी खुलवाया। उस समय स्टेट डिस्पेंसरी जो होता था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंतर्गत होता था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसका संचालन करता था। और उस ज़माने में जबकि मेरे गांव का कनेक्टिविटी ना सड़क थी ना बिजली था, MBBS डॉक्टर रहा करते थे 24 घंटे, पैरामेडिकल स्टाफ रहा करते थे। लेकिन आज कनेक्टिविटी है, रोड है, ब्लॉक है, लेकिन अगर आप जाके देखिएगा, तो मैं गांव गया हुआ था तो पता चला कि कोई MBBS डॉक्टर नहीं है। आयुर्वेदाचार्य जी हैं, वो भी रहते हैं नहीं रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और पैरामेडिकल स्टाफ है। अगर आपको सुई लेने की ज़रूरत अगर 12 बजे रात में अगर पड़ जाए तो आप कहाँ जाएंगे? तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होगा। अब इन्हीं बातों को आपको सिस्टम से हमको रिलेट कर रहे हैं। जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में इस ढंग से उलझा के रख दिया गया है कि जनता उस करा रही है, उसको कहाँ फुर्सत है चिंतन की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनने का। महत्वपूर्ण बात यह है। और अब जब आप कहते हैं ग्राम सभा, तो इलेक्टेड बॉडी, एक चीज़ मैं बता दूं जुडिशल सिस्टम की बात, हमारे देश में इलेक्टेड जुडिशल सिस्टम है, वो होते हैं सरपंच, और उनको सबसे कम पावर है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार बनाती है और इलेक्टेड जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं उनको कोई पावर नहीं है। और जो सेलेक्टेड जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, चाहे ADJ हों, DJ हों, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो उन पर शासन करते हैं। यह कैसी वैधानिकता है भाई? एक और राजनीति जो है इलेक्शन पर आधारित है, और जुडिशियल सिस्टम में जब इलेक्शन होता है तो उसको कोई पावर नहीं देते हैं आप। तो ये आपका जो देखेंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हर जगह बाधित किया गया है। और एक डाटा है अभी कि पूरे देश में बच्चों का जो रीजनिंग कैपेसिटी है वो लगभग 5 वर्ष पहले ये डाटा आया था, 22% की कमी हो गई है। बिहार में 26% की कमी हो गई है। और मैथमेटिकल जो ब्रेन होते हैं, जो सॉल्व करने के जो तौर तरीके होते हैं, उसमें बिहार जो है 26% बच्चों में कमी हो जाती है। और जब पूंजीवाद जब होता है तो वह नए नए शब्द भी करते हैं। हम लोग जब मैट्रिकुलेशन पास किए थे तो होता था कि भाई कितना परसेंटेज आया आपको, तो कोई 60, कोई 70, कोई 40, जो जिनको आता था लोग कहते थे। लेकिन अब परसेंटाइल में बात होती है। परसेंटाइल पूंजीवाद का टर्म है। 100 परसेंटाइल का मतलब 100% नहीं है। मतलब अगर 80 ही मैक्सिमम मार्क्स आया तो 80 लाने वाले जो बच्चे होंगे उनको 100 परसेंटाइल दे दिया गया। अब देखिए भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। ये व्यवस्था जो है, ये पूंजीवादी व्यवस्था भ्रम की स्थिति पैदा करती है। तो हमारे देश में जितने भी सिस्टम है ये पूंजीवाद का सिस्टम है। जनता को सोचना होगा। और जुडिशल सिस्टम पर थोड़ा मैं कह दूं, भारत ही एक ऐसा पहला देश है जहां जनता जो है प्राचीन काल से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सिविल जस्टिस सिस्टम दोनों अलग अलग जस्टिस सिस्टम थे। और जो आप यूरोप देख रहे हैं, अमेरिका देख रहे हैं, उनको पता भी नहीं था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सिविल जस्टिस सिस्टम 2 सिस्टम होते थे। मतलब जो कानून का पक्ष है, शास्त्रीय पक्ष, वह जनता को कितनी अच्छी समझ थी इसको देखा जाए। इसी को बाधित किया गया है। एजुकेशन आपसे छीन लिया गया। एजुकेशन छीनने का मतलब है कि कोई अभी हैं जो निश्चिंत हो जाए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे। तो अब कॉलेज के जगह पर कोचिंग चल रहा है। कोचिंग में पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। अब साइबर क्राइम देख रहे हैं, अभी हो रहे हैं। साइबर क्राइम क्यों हो रहे हैं? आप देखते होंगे कि जब मोबाइल से बात करते होंगे तो आता होगा विज्ञापन कि भारत सरकार ने साइबर क्रिमिनल से सावधान रहने के लिए कहा है। ये भाई, ये सावधान रहने के लिए आप क्यों कह रहे हैं? आप सिक्योरिटी क्यों नहीं दे देते हैं? तो इनके पास तो कोई अपना सिस्टम है नहीं। मतलब इस देश में किसी भी जो सिटीजन्स हैं
उनका कोई भी डाटा इस देश में किसी के पास नहीं है। और लोग, सभी लोग कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, एक्चुअली कोई भी अब राष्ट्रवादी नहीं है पार्टियां। क्या इस बात को प्रमुखता से लिया गया है? और जनता से छिपाए भी जा रहे हैं बहुत से बात। जैसे एक डाटा आया है कि कुछ वर्षों के बाद प्रत्येक 4 व्यक्तियों में एक व्यक्ति जो है वह कैंसर का मरीज होगा। 23% इनफर्टिलिटी रेट बढ़ता रहा। ये विकास का जो पूंजीवादी मॉड्यूल्स है, इस मॉड्यूल्स के चलते जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो जनता से छिपाया जा रहा है। और जहाँ जनता के जो संस्थाएं थीं, स्कूल, कॉलेज, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। जनता अपने कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से सोशल प्रॉब्लम को रिड्रेस करती थी और रिड्रेस के आधार पर कानून बनता था और उस कानून के आधार पर लेजिस्लेचर भी कानून बना करके अनुपालन करवाती थी। इसलिए कहा जा रहा कि जो अभी जो है अफसरशाही बढ़ गई। क्यों अफसरशाही भाई बढ़ गई? अफसर को किसने दे दिया ये अधिकार? नौकर को ज़्यादा अधिकार और मालिक को कोई अधिकार नहीं। ये जो कंट्राडिक्शंस हैं सिस्टम के, अब इसको लेकर के जनता को पुनर्विचार करना होगा। और एक बात तो ज़रूर है कि डेमोक्रेसी में हमको डेमोक्रेटिक सेटअप पर ही, उसी के प्रोसेस से ही हमको बदलाव के लिए आगे आना होगा। सर, आपने कहा कि जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था से बदलाव की ओर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जनता आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे वो जान भी नहीं पाती है, मतलब उसके तक बात पहुंचती भी नहीं है। उसमें जनप्रतिनिधि, राजनीतिक विपक्षी दल जो हैं वो, और बड़े घराने जो मीडिया के हैं, उनके भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका है इसमें। तो आज महंगाई, अशिक्षा और जो भी बातें हैं उनको लेकर के ही लोग उलझे हुए हैं। तो आंदोलन या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो कहाँ तक समझ और कहाँ तक आंदोलन की बात करेंगे? देखिए, जहाँ तक इस देश की जनता की समझ है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जनता का जो समझ है वो सर्वोपरि है आज के दिन भी। लेकिन जनता को अपने कठिनाइयों में इस ढंग से उलझा दिया गया है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बच्चों का रख रखाव, सामाजिक ताना बाना, इससे निकल नहीं पा रहा है। तो अब जहाँ तक प्रतिनिधि का सवाल है, उनके प्रतिनिधि, अब सीधा संवाद जो है जनता और जनता के प्रतिनिधि के साथ होना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, बताइए कि 12 बजे रात में हमको सुई जो हम लेंगे तो उसकी गारंटी आप देते हैं? एक। दूसरा कि हमारे बच्चे ज़रूर पढ़ें, इसकी गारंटी देते हैं? उनसे पूछना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ के लिख करके तैयार होंगे तो क्या रोज़गार के जो संसाधन है वो मुहैया होंगे? इसकी भी गारंटी होनी चाहिए। किसान हैं, किसानों के भी गारंटी होने चाहिए। हर प्रखंड में जो सॉइल टेस्टिंग होना चाहिए, आज तक सॉइल टेस्टिंग हुआ है? कहीं नहीं होता है। अब स्थिति यह है कि पीने लायक पानी भी जो हैं अब दूषित हो रहे हैं और हम पानी खरीद कर पी रहे हैं। इस स्थिति में सिस्टम को ला दिया गया है, जनता कराह रही है। लेकिन बदलाव फिर जनता के माध्यम से ही होगा और हमारा यही कहना है कि अपने प्रतिनिधि के साथ इसका सीधा संवाद होना चाहिए और जनता को अब करना होगा। और अपने छोटे दल हों, राजनीतिक दल हों, जो भी हों, अगर अपूर्ण दल है तो फिर एक सिस्टम एक आकार लेगा, जनसंघर्ष अपने आकार में आएगा और रिड्रेस तो जनता करेगी ही। यह इस ढंग से सिस्टम तो चल नहीं पाएगा क्योंकि यह पूंजी का सिस्टम है और पूंजी अपने अंतिम चरण में हाँफ रही है। इसलिए आप देख रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी जो बातें हैं वह अब जो जनता के जो अप्रोच हैं उसे बाहर निकलता जा रहा है। जनप्रतिनिधि का विग्रह जनता का प्रतिनिधि, लेकिन आज जो जनप्रतिनिधि हैं वो 3 स्तर में किसी कहीं का भी आप ले लें, पंचायती राज से लेकर के लोकसभा तक। राज्यसभा के तो जो प्रतिनिधि हैं उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता को केवल चुनाव के दरमियान ही
भगवान कह लें या जो भी, सब कुछ उनको अलंकृत करते रहते हैं। बाकी समय में वह अपने किसी राजनीतिक दल के या जो राजनीतिक आका हैं उनके तरफ ही झुकाव रहता है उनका। जनता को वो दूर दूर तक नज़र नहीं आते, और अगर जनता गलती से उनके आवास पर, जो सरकारी आवास मुहैया है या मुखिया के घर के पास अगर चले जाएं, तो उनको घंटों बैठ कर के इंतज़ार करना पड़ता है कि हमारे प्रतिनिधि आएंगे और मिलेंगे। और बहुत बार तो ऐसे भी होते हैं कि लोग को निराशा हाथ लगती है। यह जो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच जो दूरियां बढ़ी है, और जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल के बीच जो काफ़ी नज़दीकियां हुई है, इस पर आपका क्या विचार है? ये हम अपनी बात आपको बताएं, इसके पहले सबसे पहले हम भारद्वाज साहब को बहुत बहुत बधाई अपनी ओर से, साथियों की ओर से देते हैं कि आपके जो अभी सवाल हैं, इन सवालों का जवाब उसमें है जो वो स्थिति को रख रहे थे। इसके बाद भी, इसके बावजूद हम जो थोड़ी अपनी समझ है, हम को लगता है कि जब वो कह रहे थे कि व्यवस्था पूरी तरह से पूंजी के गिरफ्त में घिर गई है, हम समझते हैं कि जब ये बात कह रहे हैं कि कोई भी जो विकास के नाम पर चीज़ें बनती हैं, जो योजनाएं बनती हैं, उसकी नीतियां बनती हैं, उसके केंद्र में पूंजी होती है। और जो पूंजी की जो केंद्र में जब होती है, तब वह निर्णायक भूमिका पूंजी की होगी, उसके निर्णायक भूमिका पूंजी की होगी। यह जब आप उस बात की जब चर्चा आप करेंगे, तब ये बात साफ हो जाएगी कि जनता, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के बीच में जो आज स्थिति पैदा हुई है, जिसके बारे में आप जानने की कोशिश जो कर रहे हैं, कि उसके मूल में है कि जो चीज़ें विकृत हुई हैं, पूरा ट्रैक बदल गया है। जब जनता के अधीन और जनता की ज़रूरतों के अनुसार, जब जनता रचनाकार के रूप में हम जब देखते थे, जो उन्होंने कहा कि अपनी शब्दावली गढ़ी, और उसी शब्दावली में आप भी कह रहे हैं कि वह प्रधान सेवक और जनता मालिक, और इसकी चर्चा वो लोग करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पहले हमको याद है कि गांव का स्कूल, अस्पताल, उपकेंद्र को गांव का लोग कहते थे। जैसे ही चीज़ें सरकारीकरण 80 के बाद से शुरू होती हैं, तब वह सरकारी विद्यालय हो गया, सरकारी उपकेंद्र हो गया, वह गांव का। हम जब यह कह रहे हैं, तब यह नहीं कह रहे हैं कि सरकारीकरण का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। सरकारी क्या होता है? जनता की न है, वह सार्वजनिक और लोकतांत्रिक संरचना है, सार्वजनिक संरचना है, वह सरकारी नहीं है। वह सार्वजनिक विद्यालय हो सकता है, वह सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकेंद्र और अस्पताल हो सकते हैं, वह सार्वजनिक कृषि का केंद्र हो सकता है। जैसे न्यायिक व्यवस्था है, तो न्यायिक व्यवस्था तो किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी संप्रदाय का नहीं है। वह सब लोगों को जो नैसर्गिक न्याय की व्यवस्था कैसे सहज और सुलभ कराया जाए, उसकी संरचना है। तो उस आधार पर आप देखेंगे कि नामकरण और जो चीज़ें बदली हैं, कि गांव का स्कूल, हम अपना स्कूल को सरकारी स्कूल, अस्पताल और बनाते हुए विलगाव, यह चीज़ें बहुत छोटी चीज़ नहीं है। लोगों के मानस के देखने के जो तरीके थे, समझने के जो तरीके थे, वह वहाँ परिवर्तन हुआ। और वह जब परिवर्तन हुआ तो लगाव, सरोकार कमते गया, लगातार कमा है। और तब वहाँ काम करने वाले कर्मचारी सरकारी हो गए, और सरकारी जो काम करने वाले कोई भी, स्वास्थ्य, शिक्षा के कोई भी जो मुलाजिम हो, कर्मचारी हो, उनका गांव से जो सरकार, गांव के लोगों के प्रति जो भाव था, उसमें बदला हुआ। गांव के लोगों का संस्था के प्रति और संस्था के कर्मचारियों के प्रति और संस्था को देखने का नज़रिया, संस्था में काम कर रहे जो लोग थे, उनको समझने में जो विलगाव हुआ है, संबंध विच्छेद हो गया। सब अपने अपने कि वो तो सरकारी है ना, और वह गांव का है। तब लोग कहने लगे कि गांव जो स्कूल है ना, वहाँ का तो चापाकल का मुंडे न कबार लेके ले जाता है, खोल लेता है गांव वाला। और यह कहने में शिक्षक को थोड़ी भी देर नहीं लगती है।
वह पूरे समाज को कलंकित करता है। यही हाल स्वास्थ्य उपकेंद्र पर आप जब देखते हैं, आप जब काम करते हैं, तो स्वास्थ्य उपकेंद्र के जो जितने भी संरचनाएं और भवन हैं, उन भवनों के देख रेख के प्रति अगल बगल जिनके जो के लिए बना है, उनसे कोई सरोकार और रिश्ता नहीं है। ये जब चीज़ें हो रही थी तब यह अपने आप नहीं हो रहा था। उसके लिए सरकारी योजना जो सर कह रहे थे कि यह जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इसके अंदर वह तत्व अंतर्निहित है कि संस्था और लोगों के बीच का जो जीवंत रिश्ता और सरोकार है, वह धीरे धीरे धूमिल हुआ और आज धूमिल होते होते उसकी परिभाषा बदल गई, संबंध विच्छेद हुआ है और यहाँ अब हम पहुँचे। वह फिर आगे भी बहुत चीज़ें हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपके जो सवाल हैं कि पंचायती जो राज्य के जो ग्राम सभा की भूमिका संसद की भूमिका की तरह है। वह सबसे पावरफुल बॉडी है स्वायत्त संस्था का, और उसकी जो अनदेखी किस तरह से शुरू हुई है और वह क्यों हो गया क्योंकि जनप्रतिनिधि अब की भूमिका लाभार्थी बनाने में हो गई। जो विकास की योजनाएं बनती और चलती हैं, उसमें इस तरह का खोट है कि उसके जो लोग हैं जिनके लिए योजनाएं बनती हैं, उससे बगैर राय सलाह मशविरा के योजनाएं ऊपर से जाती हैं। इम्पोजिशन होता है, ऊपर से योजनाएं थोपी जाती है, और थोपी इसीलिए जाती है क्योंकि पूंजी की क्या ज़रूरत है। पूंजी की रोड की ज़रूरत है, पूंजी को के लिए बड़े भवन की ज़रूरत है। भवन स्कूल का बन जाएगा, अस्पताल का बन जाएगा, उसमें निजी जो संस्थाएं हैं उनको काम का अवसर बढ़ेगा। लोगों के लिए पढ़ाई कैसी होगी, चिकित्सा कैसी होगी, इशारा कर रहे थे। वह मसला अब राजनीतिक दलों के स्तर पर वह चीज़ें छूट गई हैं। राजनीतिक दल की भी पूरी तैयारी, चाहे वह कोई भी दल हो, वह भी अब चुनाव जीत और हार के अंदर राजनीति को सीमित कर दिया। विकास की योजनाएं और उसकी जो नीतियां हैं, वह उसके केंद्र में पूंजी, उसके जो निर्माण और उसके प्रबंधन संचालन की जो पूरी विधा है, वह जो राजनीति है उसमें जीत हार के केंद्र में ला करके, इसलिए और जीत हार किसकी होगी उसके समीकरण जातीय और सांप्रदायिक, ये इस तरह से जो चीज़ें बनी है आज और यहाँ अब पहुँचे हैं। और वह इसीलिए वो कह रहे थे कि चीज़ें आज भी इसमें बदलाव संभव है, केवल और केवल जो केंद्र में पूंजी है कि कोई भी योजना के लिए पहले भाई पूंजी निवेश, पहले पैसा चाहिए। इसकी जगह पर जो लोक शक्ति है, जनशक्ति है, उसकी भूमिका को नीतिगत स्तर पर या नीतिगत स्तर पर विकास और कल्याण के जो कार्यक्रम हैं कि जो नीतियां हैं, उसके केंद्र में लोक शक्ति, जनशक्ति को केंद्र में स्थापित करना होगा। और यह काम वो साफ साफ सर बता रहे थे कि अब वहीं से शुरू होगा। और उसीलिए वो कह रहे थे कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में संवाद शुरू करने की ज़रूरत है। उन पर सवाल खड़ा करना जो आज आप हम लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से जब चुनाव का समय आए तो जनता जो अपने जो उनके यहाँ जिस राजनीतिक दल के लोग जो जाएं चुनाव के संदर्भ में, वह केवल जनप्रतिनिधि नहीं, राजनीतिक दल की कार्यकर्ता और उनकी जब टीम जाती है तो उनके साथ भी जनता को खड़ा होना पड़ेगा। और जब खड़ा नहीं होंगे तब यह काम आप लोगों का भी, संचार माध्यम का भी है कि जो एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड न्यायकर्ता है। यह बात तो जैसे हम लोक अभियोजन की जब बात करते हैं तो हम सर से ही समझे हैं कि लोक अभियोजन की न्यायिक प्रक्रिया में क्या भूमिका है और क्या महत्व है, उसकी निर्णायक भूमिका है न्यायिक प्रक्रिया में। उसी तरह से आज जब वो बता रहे थे भारद्वाज साहब, तब उन्होंने इलेक्टेड और सेलेक्टेड शब्द का ये किया है। इन बातों को संचार माध्यम के लोगों को भी से भी हम लोगों का अनुरोध और निवेदन है कि इस बात को कि जो सिलेक्टेड हमारा जो न्यायकर्ता है, उसकी भूमिका, उसके अधिकार
के क्रियान्वयन के लिए, उसके निर्माण में सरकार कितना सचेत है, कितना वह लोकतांत्रिक जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको लोकतांत्रिक बनाने के लिए इसके पास एजेंडा है चुनाव में। वह चुनाव में तो बोलता भी नहीं है, यह चुनावी एजेंडा होना चाहिए और जनता को सवाल बनाना चाहिए। और जो सिलेक्टेड लोग हैं वहाँ अब पूंजी अपनी ज़रूरत के अनुसार उनके सिलेक्शन की जो पद्धति है उसमें बदलाव करती है और उसके आधार पर अपने अपने लोगों को अब स्पेस, जगह दिया जाता है। और ऐसे ही चीज़ें यहाँ नहीं पहुँची हैं। हमको लगता है कि अगर जो भारद्वाज साहब उठाए और जो हम थोड़ी सी बात आपको उसमें जोड़ने की जो कोशिश किए हैं, इन सारे सवालों को जन संवाद का विषय कैसे बने, उसमें संचार माध्यम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन संचार के तो जो साथी हैं, चाहे वह छोटे संचार के साधन के साथी हों या राष्ट्रीय जो लोग हैं, वो सारे लोग तो व्यस्त हैं वही पूंजी के फेरा में, जिसकी ओर वो इशारा कर रहे थे कि पूरे संचार की जो व्यवस्था है और सोच है वह भी पूंजीकृत हो गया है। इसलिए सबके जड़ में पूंजी, और वह आंदोलन जब देश आज़ाद हुआ था तब वह पूंजी के सृजन के लिए नहीं हुआ था। उस समय भी पूंजीवादी लोग थे, सहयोगी में थे, लेकिन उनकी भूमिका सहयोगी की थी, उनकी भूमिका निर्णायक की नहीं थी। आज पूंजीवादी जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं और घराने हैं, उनकी भूमिका निर्णायक की हो गई है। और हम कहते हैं लोकतंत्र, सामाजिक न्याय का रोना रोते हैं। और ये सारे दलितवाद, पिछड़ावाद, ये सब कहते हैं, लेकिन इस दलितवाद, सामाजिक न्याय, पिछड़ावाद, गरीब सवर्ण की जो चर्चा करते हैं, तब इन चीज़ों के फिर से एक बार नए तरह से देखने की ज़रूरत है। और देखने में वह जब 1927 से एक गांव की चर्चा करते हुए जब स्पष्ट कर रहे हैं कि जब लोगों की संस्था होती है, जब जनता की संस्था होती है, जिसकी व्यवस्था लोकतंत्र है, तब वह 1927 की स्थिति होती है। आज जब पूंजी केंद्रित व्यवस्था हो जाती है, तब आज वो बता रहे थे कि एक मेडिकल कॉलेज, जहाँ की बिहार का एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, वह कोई सामान्य मेडिकल कॉलेज नहीं है। उसका लड़का को अगर एक्सीडेंट होता है तो वह निजी अस्पताल में जाता है और वहाँ वो उसका सही उपचार नहीं हो पाता है। यह स्थिति कितनी दर्दनाक है और यह कितनी जड़वादी जो चेतना है और दशा है वह कायम हुआ है। इसको झकझोरने का समय है जो संभव है। और यह की प्रक्रिया आपने जो शुरू किया है, यही इसकी शुरुआत हो सकती है। हमको लगता है कि आप जो जानना और समझना चाहते थे हम लोगों के विचार को, तो यही अभी तक की हम लोगों की समझ है। आप आगे इससे आप क्या और सोचते हैं? आप अभी भारद्वाज सर ने कहा कि 1927 में जब देश आज़ाद भी नहीं हुई थी, उस समय सर के गांव में एक अस्पताल बनता है और उस अस्पताल में MBBS डॉक्टर आकर के सेवा देते हैं। आज कुछ दिन पहले हमने ही एक समाचार संकलन किया था सर, जो रेफरल अस्पताल का, जो रेफरल अस्पताल 30 सैये का, यानी गांव के अस्पताल से बहुत बड़ा अस्पताल, और उस अस्पताल में आज MBBS डॉक्टर की तो बात छोड़ दीजिए, पारा मेडिकल स्टाफ भी समुचित नहीं है, वहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है। और जब उसके प्रभारी महोदय से पूछा जाता है कि यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं थी वह व्यवस्थाएं कहाँ गई और यहाँ यह जो अस्पताल है वह किस तरह से काम कर रही है, उस पर उनका जवाब आता है कि यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं थी उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा गया, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कि बड़े अस्पताल को छोटे अस्पताल में मर्ज कर दिया गया। यह प्रभारी महोदय का स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट को पुष्टि करने के लिए जब हम सिविल सर्जन से, नवादा जिला के सिविल सर्जन से मिलने का प्रयास किया
2 दिन तो उन्होंने किसी न किसी बहाने घुमाया, तीसरे दिन वो फ़ोन ही रिसीव नहीं किए। कहने का मतलब वो मिलने को तैयार भी नहीं थे। यहाँ भी हमें लगता है कि जनता जो आज शिथिल हो गई है, ये रचना करने का, आंदोलन करने का जो स्टेमिना था वो कमा है। मुद्दा जो रहे उस पे जाना बहुत ये नहीं। सर, एक प्रश्न मेरे मन में यह है कि आज जो चुनाव के दरमियान इतने बाह्य आडंबर होते हैं, उस समय अखबारों में न्यूज़ चैनलों पर यह खबर आती है कि इतने हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भी किसी दूसरे दल को हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा, या फिर रैली करने के लिए जगह मिलना मुश्किल हो रहा है। एक तो यह जो आडंबर है, दूसरा यह कि किसी भी छोटे से छोटे चुनाव में, सबसे छोटा चुनाव विधानसभा का है राजनीतिक स्तर, पार्टी के स्तर पर, उसका भी जो चुनाव लड़ा जाता है वो प्रदेश के किसी नेता के नाम पर नहीं, प्रदेश में क्या हमें करना है उन मुद्दों पे नहीं लड़ा जाता है। आज जो चुनाव लड़े जाते हैं वो लड़े जाते हैं, मुख्य जो बड़े दल हैं वो लड़ते हैं अपने बड़े नेताओं के नाम पर, जिनको यहाँ एक दिन भी, मान लीजिए बिहार का चुनाव आने वाला है, तो बिहार में चुनाव होगा, उसके जो परिणाम होंगे उस परिणाम से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वामपंथियों की बात करें, तो कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो राहुल गांधी एक दिन भी यहाँ सीएम नहीं बनेंगे और सीएम ही यहाँ सब कुछ है। बीजेपी की अगर सरकार बनती है, तेजस्वी ये आरजेडी की सरकार बनती है, तो ये मुख्यमंत्री जो बनेंगे न ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे न राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। वामपंथियों में भी वही बात है। लेकिन चुनाव लड़ने की जब बात आती है तो ये कभी नहीं कहा जाता कि हमने 20 साल से मैं सरकार में हूँ तो 20 साल में हमने ये काम किया, या आने वाले समय में अगर हमें जनता मौका देती है तो बिहार से पलायन, बेरोजगारी या जो फैक्ट्रियां बंद है उस पर काम करेंगे। वो क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो वो कहते हैं कि हम मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक मोदी जी के बनने के बाद से जब भी चुनाव हुआ है किसी भी राज्य में, तो आप देखते हैं कि वह चुनाव मोदी जी के चेहरा पे लड़ा जाता है और मुख्यमंत्री वहाँ कोई और होता है। उसके बाद कांग्रेस की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं या खड़गे के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। वामपंथियों का भी वही हाल है। तो सर, यह जो बाह्य आडंबर है और इस बाह्य आडंबर में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है जनता को घुमाने की, इस पर आप अपना विचार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप पूछ रहे हैं और पहले भी हम कुछ बतला चुके हैं। मूल चीज़ जो प्रजातंत्र या जो डेमोक्रेसी की बात कहते हैं, तो देश की आज़ादी के बाद जो डेमोक्रेसी का जो अर्थ जनता को पूंजी ने समझाया, उसका अर्थ सीधा समझाया कि आपको अपना वोट दे देना है, बस। डेमोक्रेसी का अर्थ जो है सिर्फ वोट देने की प्रक्रिया या अप्रक्रिया में उलझा के रख दिया। डेमोक्रेसी का ये अर्थ नहीं होता है। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है डिस्कशन एमोंग पीपुल। डिस्कशन एमोंग पीपुल क्या होगा भाई? शिक्षा का डिस्कशन होगा, रोजगार का डिस्कशन होगा, स्वास्थ्य का डिस्कशन होगा, अपना लॉ एंड ऑर्डर का डिस्कशन होगा। डिस्कशन से इसको दूर कर दिया गया। एक और जो आप कह रहे हैं व्यक्ति, तो जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में डेमोक्रेटाइजेशन जो होना चाहिए था अपनी संस्थाओं का, चाहे वह ग्राउंड लेवल का हो, हमारी सरकार 3 स्तरीय सरकार है ना, ग्राम सभा, राज्य सरकार और स्टेट सेंट्रल केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। अब देखिए कि मुखिया को बर्खास्त करने का पावर किसको है? कलेक्टर साहब को है। एग्जीक्यूटिव को कहाँ से पावर आ गया इलेक्टेड आदमी को बर्खास्त करने का? ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये जो है डेमोक्रेटाइजेशन के खिलाफ हैं और डेमोक्रेटाइजेशन में ये बात का जो है चर्चा नहीं हो, इसलिए इस ढंग से ताना बाना बनाया गया है। तो पहला काम ये करना होगा कि आपको, चाहे जो भी पार्टियां हो,
पार्टियों का डेमोक्रेटाइजेशन, स्वयं उनका भी डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हो रहा है। अब बीजेपी की बात कर रहे हैं, अब बीजेपी का अध्यक्ष कितने दिनों से नहीं बन रहा है, बोलिए। कहते हैं कोई एलिजिबल आदमी नहीं मिल रहा। साहब आपका चुनाव होगा, चुनाव में डिस्कशन होगा, लोग इलेक्टेड कर लेंगे। अब चुनाव में, इलेक्शन में जो अब सिलेक्शन की प्रक्रिया को थोपने की बात आप कर रहे हैं, वो तो डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है। वो डेमोक्रेसी का हिस्सा हो भी नहीं सकता। जो भी पार्टियां हों, वो डेमोक्रेटाइजेशन की ज़रूरत है। पार्टियों में डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, जनता के बीच में हर कार्य के लिए डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। डेमोक्रेटाइजेशन का अर्थ जो है वह सामान्य अर्थ है कि हम आपसी सहयोग से, आपसी वार्तालाप से समस्या का निदान निकालेंगे। और हमको जब तक इन प्रक्रियाओं को हम एडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर जितना भी आप आडंबर कह रहे हैं वो सब पूंजीवाद है। पूंजीवाद और समाजवाद में बहुत परिभाषा में जाने की ज़रूरत नहीं है। पूंजीवाद व्यक्तिवाद को जन्म देता है। पूंजीवाद समाज को खंड खंड में विभक्त करता है। अब जैसे SC/ST थे तब उसको खंड करके एक महादलित बनाया गया, ये पूंजीवाद है, मैं आपको बता दूं। फिर उसमें है कि उसको भी खंड करो ताकि प्रत्येक खंड खंड में उसका नेता पैदा हो पूंजी के लिए, और पूंजी का जो नेता जो पैदा होगा पूंजी के अनुसार काम करेगा, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। तो आपको इन सारी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए डेमोक्रेटाइजेशन किया जाना जरूरी है, चाहे वह संस्था का हो, राजनीतिक दल का हो, हमारी व्यवस्था का हो। ये काम अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। और न्याय व्यवस्था में जो पीपुल्स प्रोसिक्यूशन है, 75 साल की आज़ादी के बाद अभी तक इसकी चर्चा भी प्रारंभ नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, डेमोक्रेसी की कल्पना बिना पीपुल्स प्रोसिक्यूशन के संभव नहीं है। अभी क्या है, अभी न्यायपालिका और पुलिस फोर्स दोनों में अगर साँठ-गाँठ हो जाए जैसा कि चल रहा है तो फासिज्म की ओर देश में चला जाएगा। उसको नियंत्रित कौन करेगा? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो कानून को रिप्रेजेंट करेगा वो प्रोसिक्यूटर करेगा, जो अपनी विधि से आएगा। और अभी प्रोसिक्यूटर की भूमिका में कौन है? तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट स्टेट की भूमिका में कैसे आ सकते हैं? समाज की भूमिका में वो जब भी आएंगे अपने आका जो हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनकी भूमिका में रहेंगे। तो इन सारे मुद्दे जो हैं वो सारे मुद्दों को आपको देखना होगा कि लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हुई है कि नहीं, और उसको प्रारंभ करने की ज़रूरत है। इसलिए हमारा कहना है कि लोकतंत्रीकरण की जो डेमोक्रेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो, और यह प्रारंभ तो जनता ही करेगी, ये भी सत्य है। और हम लोगों को आपके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि जो मीडिया है, ये बंधुगण हैं, हमारी बातों को आम जन तक पहुंचाएं। हम आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं। सर, जो प्रश्न है कि यह जो बाह्याडंबर और बाह्याडंबर में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है, और आज जनता जो उस बाह्याडंबर को देख करके जो उनके अपने अधिकार हैं, वह अधिकार को वो भूलते जा रहे हैं, उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और बाह्याडंबर को देखकर कास्टिज्म के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, साथ साथ कुछ धन के नाम पर। अभी एक उदाहरण है, इसको मैं जोड़ना चाहता हूँ आपके परमिशन से। अभी मैं एक समाचार संकलन किया था एक आंगनबाड़ी का, जो आंगनबाड़ी बंद है, लेकिन आंगनबाड़ी संचालक का कहना है, संचालिका का कहना है कि वह आंगनबाड़ी में जो मूल सेंटर है वहाँ से हटाकर दूसरे जगह पे कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? तो वहाँ पे बहुत बदबूदार थे या और जो भी उनके बहाने थे। उस समाचार के हमारे चैनल पर लोगों ने जब देखा तो उसमें कुछ लोगों ने, खास करके जो हमें जानने वाले थे, जिनके पास हमारे संपर्क सूत्र थे, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि यह जो आप दिखा रहे हैं इससे क्या आप विधायक हो जाएंगे, क्या आप सांसद हो जाएंगे, या आप समाज का ठेका ले रखे हैं भ्रष्टाचार मुक्त करने का। तो सर, हमें लगता है कि इन बाह्य आडंबर का ही यह एक प्रकोप है जो आम लोग इस तरह के बात अपने ही मुद्दों को अगर किसी ने दिखा दिया
आईना अगर दिखाया उसको भी वो आईना को ढक कर रखना चाहते हैं। इस बाह्य आडंबर का प्रकोप है। इस पर आप अपना मंतव्य हमारे दर्शकों को दें। ये अभी जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो स्थिति बनी हुई है, जिसकी चर्चा आप अपने एक आंगनवाड़ी का जो आपने ये किया था, भ्रमण किया और वहाँ जो चीज़ें देखी उसको उदार दृष्टांत के रूप में जब आप रख रहे थे, उससे लेकर के और जब आप भारद्वाज साहब से सवाल जब कर रहे थे, जब बातचीत कर रहे थे, तो उसको लेकर के पूरी चीज़ें हमको लगता है कि वह आडंबर क्यों पैदा हुआ है, उसको जब आप देखेंगे और उनकी बात को समझेंगे तो यह, चाहे वह आंगनबाड़ी रेफरल अस्पताल के विलय का मामला, यह तो हम नहीं उस समय बोले, यह आपको हम अनुरोध भी करेंगे कि रेफरल अस्पताल का विलयन की बात जब कोई प्रभारी करता है तो उसको आपको फॉलो अभी करना चाहिए, क्योंकि यह नीतिगत मसला है और यह नीतिगत मसला अवधारणात्मक है कि रेफरल अस्पताल की जो कल्पना की गई थी उसके पीछे क्या स्वास्थ्य सेवा की समझ थी, और परंपरागत जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी क्या अवधारणा है। उनके रहते हुए वह था, हर एक बिहार के, देश के हर क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा पहले थी। उनके जब वह उनकी सीमाएं थी और उस वहाँ से रेफर्ड रोगी के लिए वह अस्पताल की अवधारणा बनी थी। उसको बड़े को छोटे में आप भी कह रहे थे कि का विलयन होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। और इसी तरह से जब वह कह रहे थे डेमोक्रेटाइजेशन के जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि डेमोक्रेसी की जो पूरी अवधारणा है, जो स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के निर्माण की जो प्रक्रियाएं थी, उससे जो उभरी थी लोकतंत्र के, और उसको व्यवस्थित करने के लिए बार बार कहते हैं कि संसदीय जो व्यवस्था है उसका फ्रेमवर्क तैयार हुआ। यह इन चीज़ों को के अंदर जब लोकतंत्र की राजनीति शुरू होती है, तब वह जो कार्यक्रम शुरू होता है राजनीति, वह 70-80 आते आते वह पूरी तरह से चुनावी कार्यक्रम उसको पहले बना देते हैं। वह डेमोक्रेसी की जो सोच है, डेमोक्रेटाइजेशन की जब बात कर रहे थे कि लोकतांत्रिकरण अब एकमात्र रास्ता अब रह गया है, चाहे वह बाह्य आडंबर चुनाव के मामला हो या जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उसके समृद्धि और विस्तार का मामला हो, हर एक चीज़ों का समाधान के लिए अब लोकतांत्रिकरण ही एकमात्र रास्ता है। वह जब नहीं होगा तब लोगों को शिक्षा के तक तार्किक शिक्षा की अवधारणा नहीं बनेगी, और लोगों के अगर बनेगी तो वह सहज पहुंच नहीं होगा, उपचार का नहीं होगा। कृषि के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्रों में अगर आप तार्किक सुविधा जनता के लिए कल्पना करते हैं तब वह डेमोक्रेटाइजेशन ही है। लेकिन वह तो शुरू ही नहीं हुआ इस देश के अंदर, और आप देखिएगा कि 80 आते आते जब डेमोक्रेटाइजेशन की बात नहीं हो रही थी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में, उसी समय सर आप देखेंगे कि विकास योजनाओं में जो योजना आयोग, आज तो अब नीति आयोग हो गया, योजना आयोग के माध्यम से चीज़ें शुरू हो गई थी, शब्दावली नए नए गढ़ी जाने लगी थी। आप लोकतांत्रिकरण कह रहे हैं, वह विकास के नाम पर विकेंद्रीकरण शब्द लाया। हम आप लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, लोकतांत्रिक जब कह रहे हैं तब कह रहे हैं कि सार्वजनिक जो संरचनाएं हैं उसको नीचे से ऊपर तक उसका एक तर्कसंगत संजाल बिछाया जाए। हम जब लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं तब कोई भाषणबाजी नहीं कर रहे हैं। लोकतांत्रिकरण का है कि जनता की ज़रूरत के अनुरूप जो ज़रूरतें हैं, जिस क्षेत्र की ज़रूरत है उस क्षेत्र की ज़रूरत के अनुरूप उस संरचना का विस्तार, उसकी समृद्धि। जैसे उन्होंने बताया ना कि मुखिया को कौन डिसमिस करेगा, अच्छा
ये कौन घालमेल है भाई? लोकतांत्रिक जो पद हैं, संस्थाएं हैं, उस पर नौकरशाही का नियंत्रण, माने उसका कोई डेमोक्रेटाइजेशन नियंत्रण का कोई ये तरीका नहीं हो सकता था क्या? और नहीं हो सकता है अभी भी, आज भी। तो वह जो मुखिया की जो जांच की समितियां हैं, जिसने वह चुना है, उसको एम्पावर करने की ज़रूरत थी। हम इसकी चिंता नहीं करके और नौकरशाही की प्रवृत्ति को और पावरफुल बनाते हैं। तो विकेंद्रीकरण, वही उसमें अब डिटेल में अभी आप नहीं जाएंगे। बाद में विकेंद्रीकरण के जब काम शुरू हुआ, तब उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए कहता है कि जनता को एम्पावर करने की ज़रूरत है। अरे भाई, जनता को डेमोक्रेटाइज करोगे, लोकतांत्रिक शक्ति दोगे, उसकी जो शक्ति है उसकी भूमिका को निर्णायक करोगे, ये एम्पावरमेंट कौन सी है? तो कुछ स्कीम्स चला दीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दीजिए, अच्छा कुछ उसको स्टाइपेंड दे दीजिए, एम्पावर्ड हो जाएगा। कुछ कमेटियों में रख लीजिए, अब कमेटी का शर्त कौन तय करेगा? वो कलेक्टर साहब और नौकर साहब तय करेंगे। और इन सब चीज़ों का कि जब बातें हो रही थी, तब यह राजनीतिक जो लोकतांत्रिक राजनीतिक जो प्रक्रियाएं थी, इसका समर्थन भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। और जब लोकतांत्रिकरण तब नहीं हुआ, तब चीज़ें उल्टी दिशा में हो गई। और वह एक और बात उन्होंने जो कहा, यह सब चीज़ें इसलिए होती चली गई क्योंकि पूंजी में लोक शक्ति की जगह पूंजी की शक्ति जब को केंद्र में लाया और पूंजी की शक्ति की अहमियत को, उसके महत्व को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को लाभार्थी बनाया। माने व्यक्ति की भूमिका, अच्छा ये दक्ष है, ये निपुण है, ये बहुत ताकतवर हैं। वह ताकतवर पैसा से भी हो सकता है, वह ताकतवर लाठी पिलावन से भी हो सकता है, वह ताकतवर दूसरे तरहों से, माने नाना तरह से होता है। तो एम्पावरमेंट के यह भी थे और व्यक्ति केंद्रित। और अब तो आज जब हम लोग जिस पूंजीवाद में पहुंच गए हैं कि अब आदमी तो आत्म केंद्रित हो गया है, केवल अपना से निकलता है तो पत्नी, बच्चे, अब तो अपने परिवार का भी, अब तो न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं। इसमें जो परेशानी की चर्चा सर भी कर रहे थे कि जो परेशानी में भी अब हम उलझ गए हैं। अब यह तो बातचीत करने के लिए जगह अवसर भी नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि अगर लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, वही उसकी खासियत है, और लोकतंत्र की जो अवधारणा है उसका आचरण, पूरा आचरण उसका लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की है कि वह उसका लोकतांत्रिकरण हो। वह कितना नीचे तक, और जो अंतिम आदमी जो ये सब बोलता है राजनीति में कि हम विकास के जो कार्यक्रम योजनाएं हैं वह अंतिम आदमी तक जाएंगे, वह नहीं जा सकता है, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक सोच और कार्यक्रम है वह लोकतांत्रिक नहीं है। उसमें अंतिम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, और उसके लिए जगह नहीं है इसलिए उसकी चिंता नहीं है, उसकी चिंता नहीं है इसलिए विकास के जो कार्यक्रम बनते हैं उसमें उसके अनुरूप वह नहीं बन रहा है। हमको लगता है कि जो दिखावेपन है यह मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे को बनाया गया है। आज जब हम बात करते हैं विकास के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, न्याय की, तब हमको, या आप अभी जो बात कर रहे हैं, आप जो सवाल कर रहे हैं और हम लोग जो विचार व्यक्त कर रहे हैं अपनी सोच समझ, वह भिन्न उससे है। ज़रूरत आज है फिर से एक बार जो लोकतंत्र की मौलिक अवधारणा है उसको पर एक बार जो जनता है, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल हैं, इनको मजबूर करना, और मजबूरी होगी, ऐसे ही इसकी शुरुआत होगी जो अभी आप कर रहे हैं। और सर की जो भूमिका या हम जो कुछ रख रहे हैं, यह बीज है, यहीं से चीज़ें शुरू होगी। और शुरू हो करके जनता को के अंदर, जनता को तो यह भी ना कहा कि वो मूर्ख है, नहीं समझता है, लोभी है, लालची है, लेकिन सबसे अधिक अगर चीज़ों की अनुभूति किसी को है, समझ है, तो वह भोगता है, रोज़ रोज़ हर एक क्षेत्र में भोगता है। केवल उससे इस स्तर पर
एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने की ज़रूरत है, जिसके केंद्र में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसकी का फ्रेमवर्क क्या होगा, कैसे वह लोगों को का सशक्तिकरण होगा, लोक शक्ति की भूमिका कैसे निर्णायक हो जाएगी, इन सारे सवालों को केंद्र में रखते हुए जनता और जनप्रतिनिधि के साथ साथ राजनीतिक दलों के बीच एक वैचारिक संघर्ष, अब यह सलाह मशविरा का से नहीं अभी सब सुनने वाला है, क्योंकि आपको कह रहे हैं कि सब इतना जड़वादी हो गया है। चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, हमको कहने में कोई कुरेज नहीं है, और जो राजनीतिक दल है, अब जनता को उस स्तर पर आना पड़ेगा कि वह जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों को वह वैचारिक संघर्ष में उतरने के लिए मजबूर करे। और जैसे ही यह मजबूर करने की जो प्रक्रिया ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच जब शुरू हो जाएगी, तब चीज़ें बहुत सहज और आसानी से, हमको लगता है कि वह लोकतंत्र की जो लोकतांत्रिक अवधारणा है उस पर चर्चा शुरू हो सकती है। अभी हम पिछले 60 मिनट से अपने दोनों वक्ताओं की बातों को सुना। इन दोनों के बातों से जो बातें निकल करके आई है वह बात यह है कि जनता जो किसी बहाने, रोजी रोजगार के बहाने, शिक्षा के बहाने या दिखावे के चक्कर में आकर जो शिथिल हुई है, उसके ही परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं कि आज शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और सत्ता में जो शासन करता हैं, प्रशासन हैं, उनके स्तर में गिरावट आई है। और इस गिरावट को दूर करने के लिए, एक स्तर तक लाने के लिए फिर से आम आदमी को, आम जनता को अपने मजबूरियों से बाहर निकलकर फिर से सड़कों पर जन आंदोलन करने की आवश्यकता है, तभी जा कर के यह जो लोकतंत्र है उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो पाएगी। और हम लोग जो भी भारतीय हैं, सभी की बातें सदन तक, वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या पंचायती राज की व्यवस्था हो, उसमें सुनी जाएगी और हमारे लिए, यानी कि आम जनता के लिए काम की जाएगी। आज जो जनप्रतिनिधि हैं वह जनता के लिए कम और अपने दलों के लिए ज़्यादा करते हैं। इसलिए आम जनता से मेरा अपील है कि आप अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए आगे बढ़ें और नए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सुगबुगाहट लाएं और देश को विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सर, आप दोनों व्यक्ति ने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो कीमती समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपको भी इस रचनात्मक काम के लिए आपको धन्यवाद। आम दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे मुद्दों पर अपने राय रखें। राय रखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मेरा, साथ में हमारे जो टीम है, हमारे जो सहयोगीगण हैं, उनके भी हौसले बढ़ें और हर एक मुद्दे को जो आपसे जुड़े हैं, जनता से जुड़ी है, उस पर हम अन्य वक्ताओं से, अलग अलग वक्ताओं से, अलग अलग विशेषज्ञों से चर्चा करके आप लोगों तक, आपके लिए बातों को पहुंचाने का काम करते रहें। धन्यवाद।